Hello everyone. Now we are going to discuss about front end and back end of the compiler. कंपाइलर के फ्रंट एंड और बैक एंड को समझने के लिए हमें कंपाइलर के फेसेस को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपाइलर के फेसेस हैं वही बनाते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड। जैसे भी हम लोग यहाँ पर देखें कि कौन कौन से फेसेस हैं। अब इन फेसेस को हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, जैसे पहले हम फ्रंट एंड के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से फेसेस हैं। तो लेक्सिकल एनालिसिस फ्रंट एंड, सिंटेक्स एनालिसिस फ्रंट एंड, सेमेंटिक एनालिसिस फ्रंट एंड, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर फ्रंट एंड। अब यदि हम लोग बात करें कोड ऑप्टिमाइजेशन की, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बैक एंड। बैक एंड के अंदर आ जाएगा कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन यदि हम कोड ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो कुछ पोर्शन कोड ऑप्टिमाइजेशन का फ्रंट एंड के अंदर भी आ जाते हैं, यानी कुछ अमाउंट फ्रंट एंड भी कर देता है कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। कुछ नोट्स हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं जो हमको एग्जाम में काम आएंगे। जो भी मैंने डिस्कस किया मैंने उसको यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, व्हाट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड नाउ? We can say front end and back end is the collection of faces of compiler। जैसे फ्रंट एंड के अंदर 4 फेसेस आ गए, बैक एंड के अंदर 2 फेसेस आ गए। लेकिन अगर हम इन फेसेस को देखें तो ये फेसेस हमको बता रहे हैं कि फ्रंट एंड के अंदर जितने भी फेसेस हैं, ओके, वो सभी एनालिसिस पार्ट के फेसेस हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने वहाँ पर देखा था कि एनालिसिस क्या होता है कंपाइलेशन के अंदर एंड सिंथेसिस क्या होता है। ओके, तो ये जितने भी फेसेस फ्रंट एंड के अंदर, ये सारे फेसेस किसके लिए है? एनालिसिस पार्ट के लिए। या फिर हम सिंपल इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो फ्रंट एंड है, ओके, वो सोर्स प्रोग्राम को एनालाइज करने का काम करता है, और जो बैक एंड है वो सोर्स प्रोग्राम को सिंथेसिस करने का काम करता है। अब हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स ने मेरा प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा हो, तो उन्हें नहीं पता हो कि एनालिसिस क्या होता है और सिंथेसिस क्या होता है। तो मैं शॉर्ट में उसके बारे में बता देता हूँ। ओके, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास में एक सोर्स कोड है। ठीक, इस सोर्स कोड को कंपोनेंट में डिवाइड करके, ओके, इस सोर्स कोड को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद इन कंपोनेंट्स को रिफाइन किया जाता है, और रिफाइन करने के बाद इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन रेडी की जाती है। दीज आर नथिंग बट कोड, ये भी कोड ही है, ओके, बट इनको और अच्छी तरीके से बनाया जाता है एनालाइज करने के बाद। और जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है इनको सिंथेसाइज किया जाता है। सिंथेसाइज किया जाता है मीन्स इस रिप्रेजेंटेशन से, ओके, डिजायर्ड टारगेट कोड को डेवलप किया जाता है। तो 2 पार्ट होते हैं कंपाइलेशन के, किसी भी सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करने के टाइम। एनालाइज के अंदर कंपोनेंट को एनालाइज किया जाता है, मीन्स वहाँ से एरर्स को रिमूव किया जाता है। सिंथेसाइज के अंदर डिजायर्ड टारगेट कोड को फाइंड किया जाता है। हम पहले फ्रंट एंड के अंदर देखेंगे क्या कि लेक्सिकल एनालिसिस फेज के अंदर क्या होता है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक लेक्सिकल एनालिसिस फेज को यहाँ पुट कर देता हूँ। कोई डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। अब इस फेज के अंदर हमने सोर्स प्रोग्राम दिया एज ए इनपुट, दिस इज सोर्स कोड या फिर सोर्स प्रोग्राम हमने एज ए इनपुट दिया, एंड आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिर टोकन्स क्या है। अब देखिए, टोकन्स मीन, जैसे यदि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, जैसे हम लोग बात करते हैं सी प्रोग्राम की। ओके, तो सी प्रोग्राम के अंदर जो ग्रामर होती है वो उसके सिंटेक्स से मिलके बनी होती है। मीन्स हमने यहाँ पर लिखा इंटीजर, ओके, हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया फ्लोट, तो ये क्या है? ये है टोकन्स। इसको कहा जाता है टाइप टोकन। अब जैसे हमने पुट किया वाइड, हमने लगा दिया रिटर्न,
ओके, सो इन्हें कहा जाता है पंक्चुएशन टोकन। अब यदि हम कोई कीवर्ड यूज करते हैं उन्हें कहा जाता है अल्फाबेटिक टोकन। सो आई थिंक टोकन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। टोकन्स आर नथिंग बट जो कैरेक्टर्स हम लोग प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हम लोग यूज करते हैं उसे कहा जाता है टोकन्स। अब हम देखेंगे सिंटैक्स एनालिसिस के बारे में। सो सिंटैक्स एनालिसिस क्या करता है? जो लेक्सिकल एनालिसिस है, ओके, यहाँ पर हमको एक आउटपुट मिलता है, जैसा भी हमने देखा आउटपुट में हमें क्या मिला यहाँ पर? टोकन्स। अब सिंटैक्स एनालिसिस क्या करता है? इस आउटपुट को, यहाँ पर आ गया सिंटैक्स एनालिसिस, सो इस आउटपुट को एज ए इनपुट लेता है, ओके, एंड यहाँ पे प्रोड्यूस करता है ट्री। ट्री मीन्स कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको आउटपुट के अंदर मिला c = a+b, ओके। अब ये आउटपुट इनपुट की फॉर्म में जाएगा सिंटैक्स एनालिसिस के पास में, और हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा ट्री की फॉर्म में c = ओके a+b। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे आउटपुट है सिंटैक्स एनालिसिस का। नेक्स्ट हमारे सामने है सेमेंटिक एनालिसिस, ओके। सो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं सेमेंटिक एनालिसिस। अब इस फेज में क्या होता है कि जो आउटपुट हमको सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर मिला है, ओके, यह आउटपुट एज ए इनपुट जाता है सेमेंटिक एनालिसिस के अंदर, एंड हमको यहाँ पर मिलता है वन मोर ट्री, हम बोल सकते हैं अनादर ट्री। अब सेमेंटिक एनालिसिस के अंदर क्या होता है? मीन्स जो भी सोर्स कोड है, ओके, फॉर एग्जांपल कोई सोर्स प्रोग्राम हमारे सामने है, मीन्स जो आउटपुट हमको मिला है, ओके, इस आउटपुट के अंदर कोई सोर्स प्रोग्राम है, ओके। अब उस सोर्स प्रोग्राम के अंदर सेमेंटिक एरर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, सेमेंटिक एरर्स, एंड इसी के साथ में फाइंड आउट करता है टाइप इंफॉर्मेशन। अब क्या होती है टाइप इंफॉर्मेशन और क्या होता है अनादर ट्री, तो हम यहाँ बना के देख लेते हैं। मीन्स जो ट्री हमारे सामने था वो कुछ इस तरीके से था, c = ओके a+b। अब इस ट्री के अंदर c का टाइप रियल नंबर, a का टाइप रियल, b का टाइप रियल, तो इस तरह का ट्री विथ टाइप हमको मिलेगा सेमेंटिक एनालिसिस के अंदर एज आउटपुट। अब नेक्स्ट हमारे सामने है इंटरमीडिएट कोड, ओके। तो इंटरमीडिएट कोड क्या करता है कि सेमेंटिक एनालिसिस ने जो भी आउटपुट जनरेट किया है, ओके, उस आउटपुट को एज ए इनपुट लेता है एंड यहाँ पर प्रोड्यूस करता है आउटपुट, और आउटपुट के अंदर हमें मिलेगा इंटरमीडिएट कोड, और इसी इंटरमीडिएट कोड को सिंथेसिस फेज में यूज़ किया जाता है। मीन्स हमारा एनालिसिस फेज जो है, हम बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट कोड इज द आउटपुट ऑफ एनालिसिस फेज, यानी यही फाइनल आउटपुट है जिसको सिंथेसिस फेज के अंदर लिया जाता है। अब किस तरीके से हम देखेंगे, अभी हम फ्रंट एंड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, ओके। अब हमने सारे फेसेस तो देख लिए, अब हम देख लेते हैं कि आखिर फ्रंट एंड का डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ कहाँ पे हमें लगता है कि ये ड्रॉबैक्स है फ्रंट एंड का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड जितने भी नोट्स मैंने यहाँ पर पुट किए हैं ये सारे नोट्स में easyexamnotes.com पे पुट कर दूंगा, तो वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, इन नोट्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर सकते हो। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रंट एंड, जब हम लोगों ने लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था उस समय हमने क्या देखा था कि आउटपुट के अंदर हमको टोकन्स मिलते हैं। टोकन्स मिलते हैं मीन्स कुछ डेटा मिलता है, यानी इस डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स ये यहाँ पे डिसएडवांटेज है। नॉट ओनली टोकन्स, जब हमने सेमेंटिक फेज के बारे में देखा
ओके, जब हमने सिंटेक्स एनालिसिस के बारे में देखा तब हमने क्या देखा कि इन दोनों में ही ट्री बनता है। ट्री है मीन्स यहाँ पर भी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, तो ये है डिसएडवांटेज फ्रंट एंड का। अनदर डिसएडवांटेज क्या है, दिस इज वेरी स्लो। क्यों है स्लो, आप खुद देखिए। एक हमारे पास में एनालिसिस है, ओके, लेक्सिकल एनालिसिस, यहाँ का आउटपुट जा रहा है सिंटेक्स एनालिसिस के पास में, यहाँ का आउटपुट जा रहा है सेमेंटिक एनालिसिस के पास में, यानी एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी के अंदर डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है। यही कारण है कि फ्रंट एंड बहुत ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको एरर्स भी फाइंड आउट करना है, यानी पूरे की पूरे कोड को स्कैन करना पड़ता है फ्रॉम बिगिनिंग। सो जो भी डिसएडवांटेज अभी हमने डिस्कस किए हैं मैंने उनको यहाँ पर नोट्स के अंदर पुट कर दिया है। अब डिसएडवांटेजेस के बाद हम लोग देखेंगे आखिर फ्रंट एंड का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है फ्रंट एंड। सो हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक सोर्स कोड है, मीन्स एक प्रोग्राम हमारे सामने है, दिस इज अ सोर्स कोड। अब फ्रंट एंड के अंदर एनालिसिस वाला पार्ट किया जाता है। एनालिसिस मीन्स पूरे के पूरे कोड को यहाँ पर स्कैन किया जाता है। सो यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि इस सोर्स कोड की वैलिडिटी को डिटरमाइन किया जाता है। मीन्स यहाँ बात हो रही है वैलिडिटी की। दूसरी चीज़, इस सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन स्कैन करना है। ओके, डेट मीन्स इस सोर्स कोड के अंदर क्या कंटेंट रखे गए हैं, इन कंटेंट को डिटरमाइन करने का काम करता है फ्रंट एंड। अनदर थिंग, जो भी सोर्स कोड हमारे सामने है, हमने क्या देखा था कि सोर्स कोड को कंपोनेंट में डिवाइड करके, ओके, इन कंपोनेंट को मीन्स इन सोर्स कोड को रिफाइन करने का काम करता है। डेट मीन्स ये और ज़्यादा अच्छे से रीडेबल हो जाए, ये फंक्शन होता है फ्रंट एंड का। सब फ्रंट एंड के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बैक एंड के बारे में, लेकिन फ्रंट एंड में भी हम और भी बहुत को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे सिंटेक्स एनालिसिस। ओके, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देन हम सेमेंटिक के बारे में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हम लेक्सिकल के बारे में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स हर एक फेज के लिए हम एक अलग से एपिसोड बना देंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि बैक एंड क्या होता है। सो कोड ऑप्टिमाइजेशन, ओके, बैक एंड के अंदर वैसे हमको नेम से क्लियर हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास में एक सोर्स कोड है। ओके, अब अगर इस सोर्स कोड को ऑप्टिमाइज कर लिया जाए, ऑप्टिमाइज कर लिया जाए मीन्स सोर्स कोड को बेटर कर लिया जाए। अब ऑप्टिमाइज करने से क्या होगा, ऑप्टिमाइज करने से हो सकता है कि ये जो कोड है और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर ले, या फिर हो सकता है कि जो रिसोर्सेज की डिमांड है वो लेस रिसोर्सेज को यहाँ पे डिमांड करे, इसलिए यहाँ पे कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है। एवरीथिंग रिलेटेड है स्पीड से, कि जितनी जल्दी कोई सोर्स कोड एग्जीक्यूट हो जाए उतना ही बेटर उस सोर्स कोड को ऑप्टिमाइज किया गया है। यहाँ पर मेमोरी भी आ जाता है, अगर लेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो जाए सोर्स कोड को तो प्रोग्राम और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। यदि हम सोर्स कोड को देखें, ओके, तो उस सोर्स कोड को डिज़ाइन लेवल पे ऑप्टिमाइज किया जाता है। उस सोर्स कोड को सोर्स कोड लेवल पे ऑप्टिमाइज किया जाता है। उस सोर्स कोड को कंपाइल लेवल के ऊपर ऑप्टिमाइज किया जाता है। उस सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज, ओके, यहाँ पे हम बोल सकते हैं असेंबली लेवल के ऊपर ऑप्टिमाइज किया जाता है। उस सोर्स कोड को रन टाइम के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। ये सब कुछ क्या है हम डिस्कस करेंगे एक एपिसोड में, जब हम देखेंगे कि व्हाट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन इन कंपाइलर डिज़ाइन। नेक्स्ट है कोड जनरेशन। इसे हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास में एक वेरिएबल है AX नाम का, जिसमें 5 स्टोर है। हमारे पास वन मोर वेरिएबल है BX जिसमें 2 स्टोर है, एंड यहाँ पर एडिशन किया गया है AX और BX का। अब इस कोड को कन्वर्ट करना है असेंबली कोड के अंदर।
इसे कहा जाता है कोड जनरेशन। असेंबली कोड में भी हम लोग कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, MOV AX5, देन MOV BX2, add AX BX। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो कोड जनरेटर है, जो कोड जनरेशन है, ये इस चीज़ का नॉलेज रखती है कि जो प्रोग्राम लिखा गया है उसका आर्किटेक्चर किस तरीके से है। मीन्स यहाँ पर बात हो रही है टारगेट आर्किटेक्चर की। मीन्स जो भी रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट को कहाँ पे स्टोर करें। क्या उस रिजल्ट को वेरिएबल में स्टोर करना है या फिर उस रिजल्ट को रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करना है। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए कोड जनरेशन को टारगेट आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कन्वर्जन की बात आ रही है। ओके, तो कन्वर्जन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन बेटर है, इस चीज़ को डिसाइड करने में भी टारगेट आर्किटेक्चर का नॉलेज सपोर्ट करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एड्रेसिंग मोड। हमने पढ़ा है कि हमारे पास बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स हैं, तो कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ करना है यहाँ पर, ये डिसाइड करने में भी टारगेट आर्किटेक्चर हमको सपोर्ट करता है। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया, एड्रेसिंग मोड। हो सकता है कि कई व्यूअर्स को नहीं पता हो कि एड्रेसिंग मोड क्या है, बिकॉज विच एड्रेसिंग मोड टू यूज़। सो कुछ नेम्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, देन रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, स्टैक एड्रेसिंग मोड। तो कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इन एड्रेसिंग मोड्स में से कौन सा एड्रेसिंग मोड यहाँ पर सिलेक्ट करना है कोड जनरेशन के लिए, इसके लिए टारगेट आर्किटेक्चर का नॉलेज होना जरूरी है। सो ये था फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ द कंपाइलर। आई थिंक आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।